अभी तक हमने जो डिस्कस किया है, जो फूरियर सीरीज से हम एक नॉन साइनसोइडल पीरियोडिक फंक्शन को साइन और कोसाइन के टर्म्स में एक्सप्रेस करते हैं। और जैसे बताया गया, ये साइन और कोसाइन के जो टर्म्स में एक्सप्रेस करते हैं, उन साइन कोसाइन को अगर आप ऐड करते हैं टर्म बाय टर्म, तो आपको ओरिजिनल फंक्शन मिल जाएगा। मतलब फूरियर सीरीज एक्सपेंशन में जो डिफरेंट टर्म्स आते हैं ना, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी टर्म, ओवरटोन, ठीक है, तो फूरियर सीरीज एक्सपेंशन में जो डिफरेंट टर्म्स आते हैं, उनको अगर आप वन बाय वन ऐड करते हैं तो आपको ओरिजिनल फंक्शन मिल जाएगा। तो एक्चुअली ओरिजिनल फंक्शन मिल रहा है, ऐसा एक एग्जांपल डिस्कस करते हैं, ठीक है। अदरवाइज ये सीरीज देख के तो समझना काफी मुश्किल है। ये देख के मतलब ये सबको जो है ये इक्वल टू एफ एक्स है, ये समझना तो काफी मुश्किल है। मतलब ऐसे इक्वेशन देख के समझना काफी मुश्किल होगा। तो एक्चुअली ये जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी और ओवरटोन्स हैं, इनको ऐड करने पे ओरिजिनल फंक्शन आता है। ऐसा एक एग्जांपल डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो सपोज हमारे पास ये फंक्शन है एफ एक्स इक्वल टू -1 फ्रॉम -पाई टू 0 एंड एफ एक्स इक्वल टू +1 फ्रॉम 0 टू पाई। बेसिकली ये भी एक स्क्वायर वेव ही है। किसी रीजन में हाई वैल्यू, किसी रीजन में लो वैल्यू, और पॉजिटिव हाफ और नेगेटिव हाफ का विड्थ इक्वल है। तो x वर्सेस एफ एक्स, तो जैसे ऊपर लिखा गया है -पाई टू 0, इस इंटरवल में फंक्शन का वैल्यू है 1, -1 सॉरी, एंड 0 टू पाई में फंक्शन का वैल्यू है 1। किसी का माइक ऑन है, प्लीज ऑफ कीजिए। सर ये फर्स्ट स्लाइड ही है ना? हाँ, जो फंक्शन गिवन है उसका ग्राफ ऐसा है, इसके बाहर फंक्शन खुद को रिपीट कर रहा है। इस केस में आप देख सकते हैं पॉजिटिव हाफ और नेगेटिव हाफ का जो विड्थ है वो इक्वल है। मतलब ये एक स्क्वायर वेव को रिप्रेजेंट कर रहा है। +1 को हाई वैल्यू की तरह ट्रीट कीजिए और -1 को लो वैल्यू की तरह ट्रीट कीजिए, तो पॉजिटिव हाफ और नेगेटिव हाफ का विड्थ सेम है। तो ये एक स्क्वायर वेव है बेसिकली। एक चीज ध्यान रखिएगा, ये जो स्क्वायर वेव है ना, स्क्वायर वेव में ये +1 -1 होना जरूरी नहीं है। जो +1 -1 होना जरूरी है, मतलब ये +1 -1 ही होगा। ये कोई भी वैल्यू हो सकता है। मतलब ये जैसे पहले एग्जांपल 1 0 भी हो सकता है, 2 0 भी हो सकता है। स्क्वायर वेव का मतलब है जो नेगेटिव हाफ साइकिल है और नेगेटिव हाफ है और पॉजिटिव हाफ है, उसका विड्थ इक्वल आना चाहिए। इस केस में विड्थ इक्वल है। नेगेटिव हाफ मतलब जिसमें आपका फंक्शन का वैल्यू लो है, कम है, तो इसका जो विड्थ है और इस तरफ जो विड्थ है, ये दोनों इक्वल है। आप देख सकते हैं, दिस इज नेगेटिव हाफ एंड दिस इज पॉजिटिव हाफ। इसलिए हम इसको क्या बोल रहे हैं, स्क्वायर वेव बोल रहे हैं। नाउ इस स्क्वायर वेव का फूरियर सीरीज एक्सपेंशन आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो मैं इस कैलकुलेशन में नहीं जा रहा हूं अभी। आप A0 कैलकुलेट करेंगे 0 आएगा, AN कैलकुलेट करेंगे 0 आएगा, और BN कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा। ऑलरेडी हमने 2-3 प्रॉब्लम डिस्कस किया है फूरियर सीरीज के ऊपर, वैसे कैलकुलेशन करना है। A0 AN 0 आएगा और BN जो है उसका वैल्यू ये आ जाएगा। तो इसके अकॉर्डिंग इस स्क्वायर वेव का फूरियर सीरीज एक्सपेंशन आप ये लिख सकते हैं। ये स्क्वायर वेव है, इसका फूरियर सीरीज एक्सपेंशन आप ये लिख सकते हैं। तो यहाँ पे एफ एक्स क्या था, एफ एक्स एक नॉन साइनसोइडल पीरियोडिक फंक्शन था। जो एफ एक्स है वो एक नॉन साइनसोइडल पीरियोडिक फंक्शन है, जो स्क्वायर वेव शेप है। यहाँ पर ये फर्स्ट स्लाइड है इस क्लास का। तो इट इज ए नॉन साइनसोइडल पीरियोडिक फंक्शन फूरियर सीरीज एक्सपेंशन में बेसिकली हमने क्या किया, इसको साइनसोइडल पीरियोडिक फंक्शन साइन और कोसाइन के फॉर्म में लिखा। इसमें कोसाइन नहीं आएगा बिकॉज AN 0 है। तो AN 0 है तो कोसाइन वाला पार्ट नहीं आएगा, सिर्फ साइन वाला पार्ट है। तो एफ एक्स एक स्क्वायर वेव है। स्क्वायर वेव को ऐसे फूरियर सीरीज में एक्सपेंड किया गया। यहां पे जो हम डिस्कस करने वाले हैं,
ये साइन एक्स है, जैसे साइन एक्स, साइन 3x, साइन 5x, साइन 7x, इनका फ्रीक्वेंसी सेम है या डिफरेंट है? साइन एक्स, साइन 3x, इनका फ्रीक्वेंसी फ्रीक्वेंसी डिफरेंट है। क्वेश्चन ये है कि ये जो साइन एक्स, साइन 3x है, इन टर्म को ऐड करके आपको ओरिजिनल फंक्शन मतलब स्क्वायर वेव कैसे मिलेगा? ये जो साइन एक्स, साइन 3x है तो ऑसिलेटरी नेचर है, तो इतने सारे साइन फंक्शंस को ऐड करके आपको ओरिजिनल फंक्शन मतलब स्क्वायर वेव कैसे मिलता है, वो हम डिस्कस करने वाले हैं यहां पर। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, देखिए जो एफ एक्स है, जो हमने ऊपर लिखा है एफ एक्स, दिस वन, फूरियर सीरीज के जो डिफरेंट टर्म्स है ना, उसको ऐसे नाम देते हैं T1, T2, T3, T1, T3 ऐसे कर देते हैं, बिकॉज इवन वाले तो जीरो हो जाएंगे ना, T2, T4, सपोज ऐसा नाम लीजिए T1, T3, T5 एंड सो ऑन। सर यहाँ पे सुपरपोजिशन प्रिंसिपल लागू होगा क्या? मतलब सर इसमें सुपरपोजिशन प्रिंसिपल अप्लाई होगा क्या? इसमें बहुत सारे वेव्स ऐड हो रहे हैं ना। अगर आप रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड कैलकुलेट करना चाहते हो उसमें एप्लीकेबल होगा। थैंक यू सर। तो यहाँ पर एफ एक्स क्या है, T1, T3, T5 एंड सो ऑन। तो हम जस्ट क्या करेंगे, वन बाई वन टर्म ऐड करेंगे। वन बाई वन मतलब पहले T1 का ग्राफ देखेंगे, फिर T1 के साथ T3 ऐड करेंगे। तो फर्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, फर्स्ट स्टेप में हम T1 का वेरिएशन देखेंगे, सेकेंड स्टेप में T1 प्लस T3 का वेरिएशन देखेंगे, फिर T1 प्लस T3 प्लस T5, ऐसे वन बाई वन हम एक एक टर्म ऐड करते जाएंगे। ऐसे अगर आपने इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स को ऐड किया तब आपको क्या मिलेगा, स्क्वायर वेव, मतलब ओरिजिनल फंक्शन जो था वो मिल जाएगा। तो ऐसे हम एक टर्म, दो टर्म, तीन टर्म ऐसे ऐड करके देखते हैं, पहले एक टर्म, फिर दो टर्म, फिर तीन टर्म, जो वेरिएशन कैसा आता है और ये ओरिजिनल जो फंक्शन है स्क्वायर वेव वो आता है कि नहीं आता। तो मैं आगे प्रोसीड कर रहा हूं। देखिए यहाँ पे कुछ ग्राफ्स प्लॉट किए गए हैं, बेसिकली जो मैंने पहले भी मेंशन किया था, डेस्मॉस जो सॉफ्टवेयर है उसको यूज किया गया है। तो डेस्मॉस जो सॉफ्टवेयर है वो यूज करके आप ये ग्राफ्स प्लॉट कर सकते हैं। तो फर्स्ट जो ग्राफ है ये T1 का ग्राफ है, बेसिकली फूरियर सीरीज में जो पहला टर्म था T1, ये T1 का ग्राफ है। सेकेंड वन जो है ये T1 प्लस T3 का ग्राफ है। थर्ड वन जो है इट इज T1 प्लस T3 प्लस T5। जैसे मैंने बोला था ना, एक एक टर्म ऐड करते जाएंगे और देखेंगे फंक्शन का बिहेवियर क्या आ रहा है। अब आप यहाँ पे नोटिस करो, अगर मैं T1 की बात करता हूं, T1 तो सिंपल साइन का ग्राफ है, 4 बाई पाई साइन एक्स, साइन का ग्राफ है। इंपॉर्टेंट पार्ट जो नोटिस करने लायक है वो ये है, इस केस में जब T1 का ग्राफ है तो ये जो एंगल है, सपोज इसको हम थीटा बोलते हैं, ठीक है, या अगर आपको जैसे नॉर्मली एक्स के साथ हम एंगल लेते हैं, सपोज दिस एंगल इज थीटा, एक्स के साथ जो एंगल है उसको थीटा बोल दिया। तो y के साथ जो एंगल होगा वो क्या हो जाएगा, 90 माइनस थीटा, सपोज दिस इज थीटा। ओके, अब मुझे बताइए, जब आप T1 एक ही टर्म कंसीडर कर रहे थे, फूरियर सीरीज का जो पहला टर्म है T1, मैं जस्ट ये टर्म्स की बात कर रहे हैं, ये जो टर्म्स है T1, T3, T5 इनकी बात कर रहे हैं। तो ये जो टर्म है इसका, इसके कॉरिस्पॉन्डिंग जो थीटा का वैल्यू है, जब आप दो टर्म ऐड कर रहे हो T1 प्लस T3, तो ये एंगल इंक्रीज कर रहा है डिक्रीज कर रहा है? इंक्रीज कर रहा है। ग्राफ देख के क्या लग रहा है, इंक्रीज कर रहा है। यहाँ पे तीन टर्म है T1, T2, T1, T3, T5, इसमें थीटा का वैल्यू और थोड़ा सा इंक्रीज कर रहा है। हाँ सर। इसका मतलब यहाँ पर ये देख के समझ में आ रहा है, एज नंबर ऑफ टर्म्स इंक्रीजेस, पहले एक टर्म लिया, फिर दो टर्म लिए, फिर तीन टर्म्स लिए, एज नंबर ऑफ टर्म्स इंक्रीजेस,
थीटा जो है वो डिक्रीज कर रहा है। थीटा मतलब जो एंगल इंक्रीज कर रहा है, सॉरी, थीटा इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, ऐसे कितने टर्म्स ऐड करेंगे तो ओरिजिनल फंक्शन आना चाहिए? n टर्म्स। इनफाइनाइट। फूरियर सीरीज में इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स है, तो ऐसे जैसे यहाँ पे एक टर्म है, यहाँ पे दो टर्म्स है, यहाँ पे तीन टर्म्स है, ऐसे इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स को ऐड करेंगे तो आपको ओरिजिनल फंक्शन मतलब स्क्वायर वेव मिलेगा। तो इस तीनों ग्राफ से तो ये समझ में आ रहा है, इसमें कोई डाउट है एनीवन? ठीक है, अब मैं आगे प्रोसीड कर रहा हूं। इसके बाद 4 टर्म, 5 टर्म, 6 टर्म ऐड करते हैं, देखते हैं उससे क्या नया इंफॉर्मेशन पता चलता है। तो यहाँ पे भी 3 ग्राफ्स हैं। ये पहला वाला है T1 से T4 तक 4 टर्म ऐड किए गए, सॉरी T1 से T3, T5, T9 तक, T1 प्लस T3 प्लस T5 प्लस T7, सॉरी पहले 4 टर्म्स है ये है। जो सेकेंड ग्राफ है उसमें 5 टर्म्स ऐड किए गए हैं T1 से T9। एंड जो थर्ड ग्राफ है यहाँ पर, ये T1 से T11 तक, ओनली ऑड सफिक्स 1, 3, 5, 7 एंड सो ऑन। ठीक है, तो यहाँ पे भी आप नोट कर सकते हैं। अब देखिए, मतलब ऐसे देख के बताना थोड़ा मुश्किल हो सकता है, यहाँ पर भी टर्म इंक्रीज करने पे थीटा इंक्रीज करता है। ठीक है, ये फूरियर सीरीज वाले टर्म्स ही हैं। यहाँ पे 4 टर्म ऐड करके प्लॉट किया गया, यहाँ पे 5 टर्म ऐड किया गया, यहाँ पे 6 टर्म ऐड करके प्लॉट किया गया। आप यहाँ पे नोटिस करो, यहाँ पर जो ऑसिलेटरी बिहेवियर है, जैसे मैक्सिमा मिनिमा, मैक्सिमा मिनिमा, ये जो नंबर ऑफ मैक्सिमा मिनिमा है, ये नंबर ऑफ टर्म्स इंक्रीज करने के साथ साथ इंक्रीज कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है? इंक्रीज कर रहा है, डिक्रीज। यहाँ पे कितने हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, और यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। यहाँ पे और भी इंक्रीज करेगा, आप देख सकते हैं। ये जो बेसिकली ये जो पार्ट है ना, ये वेव जो ये पार्ट है, ये इंक्रीज कर रहा है, मैक्सिमम मिनिमा इंक्रीज कर रहा है। तो यहां से हम क्या बोल सकते हैं, एज नंबर ऑफ टर्म्स इंक्रीजेस, नंबर ऑफ मैक्सिमम मिनिमा जो है वो इंक्रीज कर रहा है। Number of maxima minima increases. ये क्लियर है एवरीवन? तो नंबर ऑफ टर्म्स इंक्रीज करने पे थीटा भी इंक्रीज कर रहा था, और यहाँ पे हम देख रहे हैं जो नंबर ऑफ मैक्सिमम मिनिमा है वो भी इंक्रीज कर रहा है धीरे धीरे। ठीक है, एंड और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जैसे यहाँ पे 7 मैक्सिमम मिनिमाज है, इस पार्ट की अगर हम बात टोटल की नहीं, जस्ट इस पार्ट की बात कर रहे हैं, यहाँ पे 9 मैक्सिमम मिनिमाज है, यहाँ पे 11 आएंगे। तो जितने नंबर ऑफ टर्म्स आप इंक्रीज करेंगे उतना ही नंबर ऑफ मैक्सिमम मिनिमा इंक्रीज कर रहा है। और एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, अब मुझे बताइए, ये जो मैक्सिमा मिनिमा के बीच में डिफरेंस है, मैक्सिमा और मिनिमा के बीच में जो डिफरेंस है, ये डिफरेंस इंक्रीज कर रहा है या डिक्रीज कर रहा है? डिक्रीज। मैं यहाँ पे एकदम सेंटर पे लेके बात करता हूँ, कंपेयर करने में आसानी होगी। यहाँ पे जो डिफरेंस है, यहाँ पे मैक्सिमा और मिनिमा के बीच में डिफरेंस, और यहाँ पे देखिए तो ये डिफरेंस डिक्रीज कर रहा है ना एवरीवन? हाँ सर, डिक्रीज कर रहा ठीक है। है, ठीक है, तो थोड़ा थोड़ा डिक्रीज कर रहा है। तो जितना नंबर ऑफ टर्म इंक्रीज करेगा, मैक्सिमा मिनिमा के बीच में जो डिफरेंस है, तो मॉड ऑफ मैक्सिमम वैल्यू
माइनस मिनिमम वैल्यू ये डिक्रीज करेगा। तो सर इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स आएंगे तो ये स्ट्रेट लाइन बन जाएगा। बेसिकली वही होगा। तो हमने क्या देखा, मैं थोड़ा पीछे जा रहा हूं, जो अभी डिस्कस किया, नंबर ऑफ टर्म्स अगर इंक्रीज करते हैं, नंबर ऑफ टर्म्स इंक्रीज करते हैं तो थीटा का वैल्यू इंक्रीज करेगा। यहाँ पे भी दिख रहा है थीटा का वैल्यू इंक्रीज कर रहा है। और नंबर ऑफ टर्म्स जितना हम ज्यादा ऐड करते जाएंगे, नंबर ऑफ मैक्सिमा मिनिमा इंक्रीज करेगा, और मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू के बीच में जो डिफरेंस है वो धीरे धीरे डिक्रीज करती जाएगा। ठीक है, डायग्राम से क्लियर है एवरीवन? ठीक है, नाउ ये 3 पॉइंट जो बताए गए, थीटा का वैल्यू इंक्रीज करेगा, नंबर ऑफ मैक्सिमा मिनिमा इंक्रीज करेगा, और मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू के बीच में जो डिफरेंस है वो डिक्रीज करेगा। ये आप इन दो ग्राफ से भी समझ सकते हैं। इनमें और भी ज्यादा टर्म्स ऐड किए गए हैं। यह है T1 से लेके T13 तक 7 टर्म्स है, T1 से लेके T13, एंड लास्ट वन ये है T1 से लेके T15 तक 8 टर्म्स। ऐसे आपको कितने टर्म्स ऐड करने हैं? इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स ऐड करने हैं। ठीक है, अब देखिए इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म ऐड करके ग्राफ प्लॉट करना, ऐसे मैनुअली करना तो काफी किम्बरसम प्रोसेस है। ठीक है, बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा। बट यहां से हम ये आइडिया लगा सकते हैं, जितने ज्यादा टर्म्स इंक्रीज कर रहा है, एक तो ये थीटा जो है वो धीरे धीरे इंक्रीज कर रहा है। नंबर ऑफ टर्म्स जितना इंक्रीज कर रहा है, ये थीटा धीरे धीरे इंक्रीज कर रहा है। एंड और क्या इंक्रीज कर रहा है? नंबर ऑफ मैक्सिमा मिनिमा इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, ये नंबर ऑफ मैक्सिमा मिनिमा जो है वो इंक्रीज कर रहा है। और क्या डिक्रीज कर रहा है? मैक्सिमम माइनस मिनिमम वैल्यू। बिल्कुल, मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू ये डिक्रीज कर रहा है। यहाँ पे भी देख सकते हैं। तो बताइए, नंबर एक्चुअल फूरियर सीरीज में इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स है, एक्चुअल सीरीज में इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स है, तो नंबर ऑफ टर्म्स इंक्रीज करने पे थीटा इंक्रीज कर रहा है। जब आप इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स ऐड करेंगे तो ये थीटा किसको अप्रोच करेगा? 90 डिग्री। ये थीटा 90 को धीरे धीरे 90 को तो अप्रोच कर रहा है। तो नंबर ऑफ टर्म्स जब बहुत लार्ज होगा, टेंडिंग टुवर्ड्स इंफिनिटी, तब ये थीटा 90 को अप्रोच करेगा। उस केस में ये नंबर ऑफ मैक्सिमम मिनिमा कितने हो जाएंगे? इनफाइनाइट, वेरी लार्ज। नंबर ऑफ टर्म्स अगर वेरी लार्ज है तो नंबर ऑफ मैक्सिमम मिनिमम वेरी लार्ज होगा। और ये जो डिफरेंस है वो किसको अप्रोच करेगा? जीरो को अप्रोच करेगा। ठीक है, तो मैं आगे प्रोसीड कर रहा हूं। देखिए, फूरियर सीरीज में इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स होते हैं, तो उन इनफाइनाइट नंबर्स को टर्म को ऐड करने पे ओरिजिनल फंक्शन कैसे आ रहा है? तो एज नंबर ऑफ टर्म्स is very large tending towards infinity, तो जो एंगल थीटा था इट विल टेंड टुवर्ड्स 90 डिग्री। ठीक है, सो थीटा विल टेंड टुवर्ड्स 90 डिग्री, पाई बाई 2। नंबर ऑफ मैक्सिमा मिनिमा जो है वो भी इंफिनिटी को अप्रोच करेगा। तो जितने ज्यादा टर्म्स हैं उतना ही नंबर ऑफ मैक्सिमा मिनिमा पे आ रहा है। तो नंबर ऑफ एक्सट्रीमास, मैक्सिमा मिनिमा को एक साथ हम बोल सकते हैं एक्सट्रीमा, it will approach towards infinity, and मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू के बीच में जो डिफरेंस है it will approach towards zero, ये जीरो को अप्रोच करेगा। तो जो ग्राफ है, मतलब जब इनफाइनाइट वेरी लार्ज नंबर ऑफ टर्म्स को जब आप ऐड करेंगे, जो ग्राफ है वो इस टाइप का कुछ दिखेगा। देखिए,
ठीक है, यहाँ पे इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स को ऐड किया गया। द ग्राफ विल लुक लाइक दिस। थीटा अप्रोक्सीमेटली मतलब 90 की तरफ अप्रोच करेगा। इनफाइनाइट नंबर ऑफ मैक्सिमा मिनिमा, और मैक्सिमम और मिनिमम के बीच में जो डिफरेंस है वो 0 को अप्रोच करेगा। तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स को जब आप ऐड करेंगे ग्राफ कुछ इस टाइप का दिखेगा। हम यहाँ पे 5-6 टर्म ऐड करके देखे थे कैसे आ रहा था। तो ऐसे जब बहुत ज्यादा टर्म्स को आप ऐड करेंगे तो ग्राफ ऐसा दिखेगा। सर ये मैक्सिमम मिनिमा के लिए मेन पोजीशन है, वो जो साइन वेव लेकिन ना ओरिजिनल उसका एम्पलीट्यूड होगा ना मैक्सिमम। नहीं समझा नहीं मैं क्या बोल रहे हैं, वो रिपीट कीजिए। सर जो ये मैक्सिमम मिनिमा बन रहे हैं ना स्क्वायर वेव में, हाँ तो इसकी जो मेन पोजीशन है वो जो साइन वेव लेती ना मतलब स्टार्टिंग में, तो उसका एम्पलीट्यूड होगा ना मैक्सिमम एम्पलीट्यूड। बिल्कुल, मतलब ये इस बात की बात कर रहे हैं स्टार्टिंग में क्या बोल रहे हैं, तो ये जो लिया था ये सर जो साइन वेव का एम्पलीट्यूड है ना वो। नहीं पूरा ऐड करने के बाद ये 1 आ जाएगा। ये सारे टर्म्स को जब आप ऐड करेंगे तब ये 1 आएगा। इस केस में तो ये 1 नहीं था। इस वाले केस की अगर आप बात करें इसका एम्पलीट्यूड कितना होगा 4/π। और इनको जब ऐड करेंगे तो ये 1 और -1 आ जाएगा। ऐसे ये तो एक ही टर्म के लिए था ना, जब आप टर्म ऐड करते जाएंगे, ऐड करने के बाद ये वैल्यू ये +1 और ये -1 को अप्रोच करेगा। और आप देख सकते हैं ये जो इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स को जब आप ऐड करते हैं ये शेप क्या ओरिजिनल फंक्शन स्क्वायर वेव जैसा नहीं है। हाँ सर। ठीक है, जितना ज्यादा टर्म्स आप ऐड करते जाएंगे उतना ही वो स्क्वायर वेव की तरह दिखता जाएगा। यहाँ पे तो हमने जस्ट कुछ टर्म्स ऐड करके जस्ट समझने की कोशिश की थी, पर जब बहुत सब लार्ज नंबर मतलब इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स ऐड करने की भी जरूरत नहीं है। अगर आपने 200-300 टर्म्स भी ऐड किए ना तब भी इसके आसपास पहुंच जाएगा। तो ऐसे जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ओवरटोन्स हैं उनको अगर आप ऐड करते हैं तो ये स्क्वायर वेव की तरह ही दिखता है। किसी को कोई डाउट है तो प्लीज आस्क। ऐसा आप किसी भी फंक्शन के लिए चेक कर सकते हैं। सर हाँ, ट्रायंगुलर होगा तब भी हो जाएगा सर? सबके लिए होगा, सबके लिए, फॉर एवरी फंक्शन जिसका फूरियर सीरीज एक्सपेंशन आप कैलकुलेट कर रहे हैं। फॉर एवरी जस्ट क्या होगा अगर जैसे दिखा दीजिए। जस्ट 1 सेकंड, जैसे हमने यहाँ पे क्या लिया था स्क्वायर वेव लिया था ना, तो स्क्वायर वेव के लिए फूरियर सीरीज ये बना था, हमने इनको प्लॉट किया था। हाँ सर। जस्ट 1 मिनट। कविता दीदी म्यूट कर लो। तो यहाँ पे अगर स्क्वायर वेव ना होकर ट्रायंगुलर वेव होता तो ट्रायंगुलर वेव के लिए क्या होता A0 AN BN कुछ अलग आता। तो जो भी A0 AN BN आएगा उसके कॉरिस्पॉन्डिंग आप ये फूरियर सीरीज लिखेंगे और उनका जब आप टर्म बाय टर्म प्लॉट करेंगे तो सेम कॉन्सेप्ट स्क्वायर वेव के लिए भी वैलिड है, सॉरी ट्रायंगुलर वेव के लिए। ठीक है, किसी का माइक ऑन है प्लीज म्यूट कीजिए। सर इसमें कन्वर्ज डाइवर्ज की प्रॉब्लम भी नहीं होती होगी ना कभी सीरीज की ना? हाँ सर, ये सब साइन और कॉस से बने हैं। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, इसीलिए देखिए हम ये तब पढ़ेंगे कि फंक्शन जो है वो आपका बाउंडेड होना चाहिए। जो ओरिजिनल फंक्शन है, ओरिजिनल फंक्शन अगर आपका अनबाउंडेड है मतलब ओरिजिनल फंक्शन का वैल्यू ही अगर इनफाइनाइट बन जाता है
उस केस में पॉसिबल नहीं होगा। फिर तो Because सर जो उसको एक्सपेंड ही नहीं कर सकते मतलब। एक्सपेंशन ही नहीं कर सकते, बिकॉज राइट हैंड साइड में क्या है, साइन कोसाइन। साइन कोसाइन का वैल्यू अगर ऐड करते हैं तो उस केस में कन्वर्स तो इनफाइनाइट तो कभी आ ही नहीं सकता। यस तो इसीलिए ओरिजिनल फंक्शन का वैल्यू अगर इनफाइनाइट है उस केस में एक्सपेंशन पॉसिबल ही नहीं होता। यस सर, थैंक यू। तो ये ऑलवेज कन्वर्ज ही करेगा। और कोई क्वेश्चन इसमें, एनीवन? अब किसी भी वेव के लिए चेक कर सकते हैं, जरूरी नहीं है स्क्वायर वेव के लिए, ट्रायंगुलर, रेक्टेंगुलर, सॉ टूथ, किसी के लिए भी चेक कर सकते हैं, सबके लिए ये कॉन्सेप्ट ट्रू है। ये साइन वेव के लिए -1 to +1, क्योंकि इसका मैक्सिमम वैल्यू -1 से +1 ही वेरी करता है, इसलिए ऐसे है क्या? नहीं, ये तो ओरिजिनल फंक्शन के ऊपर है। जो ओरिजिनल फंक्शन है ना -1 to +1, इसकी वजह से अगर ये -2 to +2 होता तो वो -2 to +2 बन जाता। अच्छा, ठीक है, ये तो ओरिजिनल फंक्शन के अकॉर्डिंग है। अगर यहाँ पे -1 के बदले -2 होता, यहाँ पे +2 आता, तो उसके अकॉर्डिंग ये कोएफिशिएंट चेंज करते हैं ना। सपोज आप मुझे बताइए, अगर सपोज यहाँ पे ये -2 होता और यहाँ पे +2 होता, तो फूरियर सीरीज में क्या चेंज होता, कोई बता सकता है? ये -2 अगर +2 डबल आ जाते हैं सर सारे, और हाँ सर, बिल्कुल। यहाँ पे डबल ही आएगा। यहाँ पे एम्पलीट्यूड 2 के डबल हो बदले, हाँ सर, बिल्कुल डबल यहाँ पे हो जाएगा। यहाँ पे 2 के बदले 4 आ जाएगा, उसके अकॉर्डिंग फाइनल आंसर में भी चेंज आ जाएगा। ठीक है, तो ये ओरिजिनल फंक्शन पे डिपेंड करता है, बिकॉज ओरिजिनल फंक्शन के अकॉर्डिंग ही फूरियर कोएफिशिएंट चेंज हो जाएगा, बट ऐड करने पे यही आएगा ओरिजिनल फंक्शन। तो मैं आगे प्रोसीड कर रहा हूं। किसी ने पूछा है डिराक डेल्टा फंक्शन का फूरियर सीरीज कर सकते हैं क्या? अगर सिर्फ डिराक डेल्टा फंक्शन है तो नहीं कर सकते, बिकॉज डिराक डेल्टा पीरियोडिक फंक्शन नहीं होता। बट फंक्शन को ऐसे डिजाइन किया गया कि बस एक फंक्शन के अंदर बहुत सारे डिराक डेल्टाज हैं और जो पीरियोडिक बिहेवियर के हैं, तब कर सकते हैं। अगर आप सिंगल डिराक डेल्टा फंक्शन की बात करें तब नहीं कर सकते, बिकॉज सिंगल डिराक डेल्टा फंक्शन पीरियोडिक नहीं होता। बट बहुत सारे डिराक डेल्टा को लेके एक फंक्शन बनाया गया जो रिपीट कर रहा है खुद को, तब हो सकता है पॉसिबल। पीरियोडिक होना चाहिए। फूरियर सीरीज एक्सपेंशन कैलकुलेट करने के लिए पीरियोडिक फंक्शन होना चाहिए, इट इज इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया। तो जिन्होंने भी क्वेश्चन किया है डिराक डेल्टा होगा कि नहीं होगा, जैसे मैं यहाँ पे ड्रॉ करता हूं, देखिए अगर फंक्शन सिर्फ ये गिवन, डायग्राम ड्रॉ कर देते हैं। एक डिराक डेल्टा फंक्शन है, ये ग्राफ गिवन है। अब बताइए इसका क्या फूरियर सीरीज एक्सपेंशन कर सकते हैं? नहीं सर, ये रिपीट कहां कर रहा है? पहला क्राइटेरिया तो फंक्शन पीरियोडिक होना चाहिए, रिपीट कहां कर रहा है? एक पीक है एक पॉइंट पे, दिस इज नॉन पीरियोडिक फंक्शन, इसके लिए तो फूरियर सीरीज पॉसिबल ही नहीं है। तो ये डिराक डेल्टा फंक्शन है जो रिपीट नहीं कर रहा है, तो इसका फूरियर सीरीज एक्सपेंशन पॉसिबल नहीं होता। लेकिन अगर डिराक, जैसे मैं बोला बहुत सारे डिराक डेल्टा का अगर एक साथ लिया जाए, जैसे मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूं, देखिए ये क्वेश्चन एक बार टीएफआर में पूछा गया था। ऐसे डिराक डेल्टा फंक्शन था, उसका फूरियर सीरीज एक्सपेंशन गिवन था। इसको बेसिकली बोलता है डिराक डेल्टा कॉम्ब। सर क्या डिराक डेल्टा? डिराक डेल्टा कॉम्ब, मतलब सर कॉम के शेप का, इसलिए कॉम? कॉम्ब, बिल्कुल बिल्कुल कॉम्बिनेशन है ना। बिल्कुल। नहीं, सपोज ये फंक्शन गिवन है, ये ग्राफ है डिराक डेल्टा, जो कंघी होती है ना, अब मुझे बताइए ये पीरियोडिक है या नहीं है? हाँ सर, पीरियोडिक तो है, तो इसका तो फूरियर सीरीज पॉसिबल होगा। तो सिर्फ डिराक डेल्टा अगर बोल दिया जाए उसमें
एग्जैक्ट आंसर बताना पॉसिबल नहीं है। अगर सिर्फ एक डिराक डेल्टा फंक्शन है तब तो पीरियोडिक होगा ही नहीं, लेकिन जैसे यहाँ पे बहुत सारे डिराक डेल्टा फंक्शंस हैं और रिपीट भी कर रहा है, इसके लिए फूरियर सीरीज पॉसिबल होगा। और यही क्वेश्चन एक बार टीएफआर में पूछा गया था, ऐसा एक फंक्शन था, उसका फूरियर सीरीज एक्सपेंशन पूछा गया था। यहाँ पे आप नोटिस कीजिए, यहाँ पे क्या चेक करना पड़ता है, किस इंटरवल के बाहर फंक्शन रिपीट कर रहा है। अब देखिए ये जो इंटरवल है, इस इंटरवल में जो बिहेवियर है फंक्शन का, इसके बाहर वही बिहेवियर तो बार बार रिपीट कर रहा है। पीरियोडिक फंक्शन का मतलब है इक्वल इंटरवल के बाद फंक्शन खुद को रिपीट करना चाहिए, रिपीट कर रहा है। देखिए एक पर्टिकुलर इंटरवल में जो नेचर है उसके बाहर सेम नेचर रिपीट कर रहा है। क्लियर है एवरीवन? हाँ सर। तो मैं आगे प्रोसीड कर रहा हूं। सर और एक डाउट है। हेलो बताइए। सर, मतलब पीरियोडिक मतलब इन द सेंस, मतलब जैसे समझिए एक पॉइंट है, वहां तक अगर कुछ पॉइंट जा रहा है और फिर सेकंड टाइम फिर अगर उतना पॉइंट तक नहीं जा रहा है, मतलब वही पॉइंट पे रिपीट नहीं कर रहा है, तो अगर उस पॉइंट तक जा नहीं रहा है तो रिपीट वर्ड यूज क्यों कर रहे हैं? नहीं, पीरियोडिक लेकिन तभी उसका नेचर नहीं, लेकिन उसका नेचर रिपीट कर, उसके जैसा रिपीट कर रहा है, लेकिन उसका नहीं, नेचर रिपीट करने का मतलब भी तो वैल्यू भी, पीरियोडिक फंक्शन का मतलब क्या है, नेचर रिपीट करेगा मतलब वो वैल्यू भी रिपीट करना चाहिए। वैल्यू अगर सेम नहीं आ रहा तो पीरियोडिक क्यों बोलेंगे? नहीं सर, ऐसे मतलब जैसे टेनिस बॉल को ये मतलब हम लोग ग्राउंड में फेंकते हैं, वैसे वो फिर वही हाइट पे तो नहीं आता है ना। हाँ, तो उसको हम नहीं बोल सकते ना। तो उस केस में हम सेम हाइट रिपीट थोड़ी ना कर रहा है। जैसा अगर यहीं पे अगर इनका सपोज हाइट, अगर ये स्ट्रेंथ अलग अलग होता है, ये हाइट सेम मैंने क्यों लिखा है, ये हाइट बेसिकली स्ट्रेंथ को रिप्रेजेंट करता है ना। डिराक डेल्टा फंक्शन का जो ये जो एरो का लेंथ है, ये एरो का लेंथ बेसिकली क्या शो करता है, स्ट्रेंथ। ठीक है, अगर इनका स्ट्रेंथ अलग अलग होता तो पीरियोडिक थोड़ी ना बोलते। इनका स्ट्रेंथ सेम है इसीलिए हम पीरियोडिक बोल रहे हैं। सपोज एक का स्ट्रेंथ ज्यादा है, एक का कम है, एक का फिर बीच में है, तो थोड़ी ना पीरियोडिक बोलेंगे। सपोज जैसे ये स्क्वायर वेव है, यहाँ पे 1 है, सपोज इसके बाद जाके ये 1 पे ना जाकर 2 पे जाता तो पीरियोडिक थोड़ी ना होता, 1 तक ही जाना चाहिए। ये सेम बिहेवियर रिपीट करना चाहिए। सेम बिहेवियर मतलब वैल्यूज भी रिपीट करनी चाहिए, अदरवाइज तो पीरियोडिक फंक्शन का डेफिनेशन ही वायलेट कर जाएगा। पीरियोडिक फंक्शन का मतलब है वैल्यू रिपीट करना चाहिए। तो मैं आगे प्रोसीड कर रहा हूं। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे इवन फंक्शन और ऑड फंक्शन के लिए जो फूरियर सीरीज एक्सपेंशन है उनके रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज। ठीक है, इन जनरल फूरियर सीरीज एक्सपेंशन कैसे कैलकुलेट करते हैं ये हमने डिस्कस किया है। नेक्स्ट हम देखेंगे इवन फंक्शन और ऑड फंक्शन के लिए जो ओरिजिनल फंक्शन है वो इवन या ऑड अगर होता है तो फूरियर सीरीज एक्सपेंशन में कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑब्जर्व की जा सकती है। वो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज क्या है वही हम डिस्कस करेंगे अभी। तो पहले इवन फंक्शन और ऑड फंक्शन हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे फूरियर सीरीज में वो डिस्कस कर लेते हैं, बस वो एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। बिकॉज फंक्शन को देख के अगर आपने डायरेक्ट इवन ऑड बताया ना वो गलत भी हो सकता है। तो पहले इवन फंक्शन ऑड फंक्शन आइडेंटिफाई कैसे करते हैं ये समझ लेते हैं। ओके, तो पहले इवन फंक्शन क्या बोला गया, देखिए ए फंक्शन fx is defined in the interval -L2 + L। फंक्शन जो है वो -L2 + L में डिफाइंड है। यहाँ पे एक चीज ध्यान रखिएगा, जिसको हम a to b बोल रहे थे ना वही यहाँ पे -L2 + L है। इसी को हम पहले a to b लिख रहे थे। मतलब पहले जो जनरल फॉर्मूला बताया गया था ना a और b के टर्म्स में वो यहाँ पे भी वैलिड होगा। यहाँ पे a के बदले क्या है, a के बदले -L है और b के बदले क्या है +L।
तो फंक्शन जो है वो -l to +l में डिफाइंड है एंड द फंक्शन रिपीट्स इटसेल्फ आउटसाइड द इंटरवल -l to +l। उस इंटरवल के बाहर फंक्शन खुद को रिपीट कर रहा है। तो फंक्शन का टाइम पीरियड कितना है 2l, जो फॉर्मूला होता है b माइनस a। तो -l to +l में फंक्शन का जो बिहेवियर है उसके बाहर सेम बिहेवियर रिपीट कर रहा है, तो टाइम पीरियड इज b माइनस a, जो 2l आ जाएगा। ओके, नाउ इवन फंक्शन आप कैसे डिसाइड करेंगे, ये क्या लिखा गया है सेकंड पैराग्राफ में, इफ द ग्राफ ऑफ द फंक्शन इज सिमेट्रिक अबाउट x इक्वल टू 0। ग्राफ जो है वो x इक्वल टू 0 के अबाउट सिमेट्रिक है। सिमेट्रिक होने का मतलब क्या है, मिरर इमेज आएगा। फंक्शन का ग्राफ अगर x इक्वल टू 0 के अबाउट सिमेट्रिक है, सिमेट्रिक का मतलब मिरर इमेज, मिरर इमेज मतलब x इक्वल टू 0 के राइट में जैसा दिखेगा x इक्वल टू 0 के लेफ्ट में भी वैसा ही दिखेगा, सिमेट्रिक मिरर इमेज। तो x इक्वल टू 0 के राइट में जैसा दिखेगा x इक्वल टू 0 के लेफ्ट में भी वैसा ही दिखेगा। तब हम फंक्शन को क्या बोलेंगे, दैट इज एन इवन फंक्शन ऑफ x इन द इंटरवल -l to +l। तो फंक्शन का ग्राफ अगर x इक्वल टू 0 के अबाउट सिमेट्रिक है तो वो इवन फंक्शन है। आपको डाउट हो सकता है कि सडनली हम ग्राफ पे क्यों जा रहे हैं, फंक्शन देख के भी तो बता सकते हैं इवन या ऑड है। उस एग्जांपल में मैं अभी आ रहा हूं, बिकॉज अगर आपने फंक्शन देख के बताया ना तो कभी कभी गलत भी आंसर हो सकता है, इसीलिए फूरियर सीरीज के क्वेश्चन में ग्राफ ड्रॉ कर लेना ज्यादा सही है। फंक्शन देख के अगर आपने इवन ऑड बताया तो गलत हो सकता है। सपोज फंक्शन में x² है, अब बताइए फंक्शन में अगर x² है तो वो क्या होना चाहिए नॉर्मली, इवन होना चाहिए। बट ध्यान रखिएगा फूरियर सीरीज में सिर्फ फंक्शन नहीं होता, एक इंटरवल भी होता है। तो फंक्शन आपका इवन होगा या नहीं होगा वो इंटरवल पे भी डिपेंड करता है। तो x² होने का मतलब ही नहीं इवन फंक्शन होगा। x² जो है किसी क्वेश्चन में इवन भी हो सकता है, किसी में ऑड भी हो सकता है, किसी केस में नाइदर इवन नॉर ऑड भी हो सकता है। वो सारा कुछ डिपेंड करता है फंक्शन को कैसे डिफाइन किया गया है और किस इंटरवल में डिफाइन किया गया है उसके ऊपर। x² रहने का मतलब ही नहीं है इवन फंक्शन है। x² को भी हम अलग अलग तरीके से लिख सकते हैं, अलग अलग इंटरवल में। किसी केस में इवन होगा, किसी केस में ऑड होगा, किसी केस में नाइदर इवन नॉर ऑड होगा। इसलिए ग्राफ से चेक करना सही है। उस पार्ट में मैं थोड़ी देर बाद आ रहा हूं। यहां पे देखिए कुछ ग्राफ्स ड्रॉ किए गए हैं। तो y एक्सिस, तो ये x इक्वल टू 0 है, जो y एक्सिस है वो x इक्वल टू 0। तो फर्स्ट जो ग्राफ है आप नोटिस करो, x इक्वल टू 0 के राइट में जैसा ग्राफ दिख रहा है x इक्वल टू 0 के लेफ्ट में भी वैसा ही ग्राफ दिख रहा है, मिरर इमेज। ग्राफ सिमेट्रिक है 0 के अबाउट। जो सेकंड है ये भी देखिए ग्राफ x इक्वल टू 0 के अबाउट सिमेट्रिक है, राइट में जैसा दिख रहा है लेफ्ट में भी वैसा दिख रहा है। एंड द सेम इज ट्रू फॉर द थर्ड ग्राफ ऑल्सो। कोई बता सकता है ये जो ग्राफ ड्रॉ किए गए हैं ये किस फंक्शन के ग्राफ्स हैं? ये कुछ वेल नोन फंक्शंस हैं। सर mod x, x² और cos x। बिल्कुल सही। फर्स्ट जो ग्राफ है ये fx इक्वल टू x का ग्राफ है। सर mod x नहीं होगा, mod x का x तो ऑड फंक्शन है। एंड सेकंड वन जो है वो x² का ग्राफ है, पैराबोला है, तो fx इक्वल टू x²। एंड थर्ड वन ये cos x का ग्राफ है। अब आपको लग सकता है ये तो फंक्शन देख के पता चल रहा है ये इवन फंक्शंस है, ग्राफ सिमेट्रिक है तो ग्राफ ड्रॉ करने का क्या जरूरत है, तो हमें पता ही है mod x इवन फंक्शन होता है, x² इवन फंक्शन होता है, cos x इवन फंक्शन होता है। अभी कुछ देर बाद कुछ एग्जांपल डिस्कस करेंगे जहां पे फंक्शन देख के इवन ऑड बताना मुश्किल होगा। तो चेक कैसे करना है, ग्राफ अगर x इक्वल टू 0 के अबाउट सिमेट्रिक है तो इवन फंक्शन,
मैं आगे प्रोसीड कर रहा हूं। सिमिलरली ऑड फंक्शन है, कैसे चेक करेंगे? एंटी सिमेट्रिक होगा ग्राफ, बिल्कुल, अगर मतलब ग्राफ x इक्वल एंटी टू 0 सिमेट्रिक, से। राइट, x इक्वल टू 0 के अबाउट अगर एंटी सिमेट्रिक है, तो इफ द ग्राफ ऑफ द फंक्शन इज एंटी सिमेट्रिक अबाउट x इक्वल टू 0, then fx is an odd function of x in the interval minus l to plus l. तो ग्राफ अगर x इक्वल टू 0 के अबाउट सिमेट्रिक है तो इवन फंक्शन, एंटी सिमेट्रिक है तो ऑड फंक्शन। एंटी सिमेट्रिक का मतलब इन्वर्टेड मिरर इमेज। इन्वर्टेड मिरर इमेज का मतलब x इक्वल टू 0 के राइट में जैसा दिखेगा, x इक्वल टू 0 के लेफ्ट में इन्वर्टेड इमेज दिखेगा। x इक्वल टू 0 के राइट में जैसा दिखेगा, x इक्वल टू 0 के लेफ्ट में उसका इन्वर्टेड इमेज दिखेगा, मतलब एंटी सिमेट्रिक। उसको क्या बोलेंगे? ऑड फंक्शन। जैसे आप देख सकते हैं, ये जो 3 ग्राफ्स ड्रॉ किए गए हैं, फर्स्ट वन, ये किसका ग्राफ है? fx इक्वल टू x, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन। सेकंड वन जो है ये x क्यूब का ग्राफ है, fx इक्वल टू x क्यूब। और थर्ड वन जो है वो साइन x का ग्राफ है। और ये दोनों ऑड फंक्शन है तो हमें पता ही है, x x क्यूब साइन x तो ऑड फंक्शन ही होता है। और ये ग्राफ से भी आप देख सकते हैं, x इक्वल टू 0 के राइट में जैसा दिख रहा है, x इक्वल टू 0 के लेफ्ट में इन्वर्टेड इमेज दिख रहा है। x क्यूब, x इक्वल टू 0 के राइट में जैसा दिख रहा है, इन्वर्टेड इमेज दिख रहा है। एंड द सेम इज ट्रू फॉर साइन x ऑल्सो। ये सारे ऑड फंक्शंस के एग्जांपल्स हैं, ठीक है। बट यहाँ पे एक चीज ध्यान रखिएगा, सिमेट्रिक होने का मतलब इवन फंक्शन और एंटी सिमेट्रिक होने का मतलब ऑड फंक्शन, ये बिल्कुल नहीं होता। सिमेट्रिक किसके अबाउट होना चाहिए? 0 के अबाउट, y एक्सिस, बिल्कुल y एक्सिस मतलब x इक्वल टू 0। सिमेट्री अगर x इक्वल टू 0 के अबाउट है तो इवन फंक्शन। सिमेट्री अगर किसी दूसरे पॉइंट के अबाउट है तो इवन फंक्शन नहीं बोलेंगे। इवन फंक्शन होने के लिए सिमेट्री x इक्वल टू 0 के अबाउट होना चाहिए। सिमिलरली ऑड फंक्शन होने के लिए एंटी सिमेट्री x इक्वल टू 0 के अबाउट होना चाहिए। अगर एंटी सिमेट्री किसी दूसरे पॉइंट के अबाउट है तब उसको ऑड फंक्शन नहीं बोलेंगे। तो इवन फंक्शन ऑड फंक्शन होने के लिए सिमेट्री या एंटी सिमेट्री x इक्वल टू 0 मतलब y एक्सिस के अबाउट होना चाहिए। किसी दूसरे लाइन के अबाउट अगर सिमेट्री या एंटी सिमेट्री होगा उसको इवन ऑड फंक्शन नहीं बोल सकते। बी केयरफुल अबाउट दिस। सिमेट्री भी x इक्वल टू 0 के अबाउट होना चाहिए, एंटी सिमेट्री भी x इक्वल टू 0 के अबाउट होना चाहिए, तभी हम इवन ऑड बोल सकते हैं। ना कुछ एग्जांपल डिस्कस करते हैं जो जिसमें फंक्शन देख के अगर आपने इवन ऑड बताया तो वो गलत भी हो सकता है, अगर आपने फंक्शन देख के बताया। देखिए मैं आगे प्रोसीड कर रहा हूं। एग्जाम्पल 1, आपको क्वेश्चन में गिवन है इफ x इक्वल टू, किसी का माइक ऑन है प्लीज ऑफ कीजिए, x स्क्वायर फॉर द इंटरवल 0 to 2, और इसके बाहर फंक्शन रिपीट कर रहा है। तो 2 जो है वो पीरियड ऑफ द फंक्शन है, तो f ऑफ x प्लस 2 इज fx। द 2 जो है वो पीरियड ऑफ द फंक्शन है, 2 यूनिट्स। सपोज ये फंक्शन गिवन है।
अब आप यहाँ पे नोटिस कीजिए, ये क्वेश्चन फंक्शन आपको लगेगा एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर तो हमारे पास इवन फंक्शन होता है, पर जरूरी नहीं है। मैंने बोला था साथ में ये इंटरवल भी गिवन है। तो इस फंक्शन का अगर आप ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो देखिए, ये साइनसॉइडल पीरियोडिक फंक्शन है या नॉन साइनसॉइडल? नॉन साइनसॉइडल, नॉन साइनसॉइडल है। साइन कॉस होता तो साइनसॉइडल बोलते हैं, नॉन साइनसॉइडल पीरियोडिक फंक्शन है। नॉन साइनसॉइडल पीरियोडिक फंक्शन के लिए ग्राफ ड्रॉ करने का जो टेक्निक है वो ये है, पहले जिस इंटरवल में फंक्शन गिवन है उस इंटरवल में फंक्शन का ग्राफ ड्रॉ कीजिए। तो जैसे यहाँ पे कहां से कहां तक है, 0 to 2। तो पहले जिस इंटरवल में गिवन है उस इंटरवल में फंक्शन का ग्राफ ड्रॉ कीजिए। तो 0 to 2 में फंक्शन क्या है, एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर का ग्राफ देखने में क्या होगा, कैसा शेप होगा इसका? ऑब्वियसली करेक्ट, पैराबोलिक शेप। क्या फुल पैराबोला होगा? नो सर, फुल नहीं होगा। फुल पैराबोला में क्या होता है, एक्स का लिमिट -∞ टू +∞ होता है। हाफ भी नहीं होगा, हाफ होता तो 0 to ∞ होता ना। ये सम पार्ट ऑफ द पैराबोला, बिकॉज जो फुल पैराबोला है वो -∞ टू +∞ है, लाइक दिस, ऐसा कुछ होगा। हाफ पैराबोला होता अगर ये 0 to ∞ होता। पैराबोला का एक पार्ट है। तो पहले 0 to 2 में ग्राफ ड्रॉ करेंगे, एक्स स्क्वायर है तो पैराबोलिक शेप, पैराबोला का एक पार्ट आ जाएगा। ठीक है, सिंस ये पीरियोडिक फंक्शन है तो इस इंटरवल के बाहर भी ये सेम नेचर रिपीट करेगा। और पीरियड कितना होगा? सर 4x 2 सर, पीरियड 2 यूनिट्स। तो 0 to 2 में जो नेचर है यही नेचर इसके बाहर भी रिपीट करेगा। देखिए इधर भी, इसके बाहर भी ऐसे ही हो, इसके बियॉन्ड भी ऐसे ही ड्रॉ करेंगे। तो नॉन साइनसॉइडल पीरियोडिक फंक्शन का ग्राफ ड्रॉ कैसे करेंगे, पहले जिस इंटरवल में गिवन है उस इंटरवल में ग्राफ ड्रॉ कीजिए, उसके बाहर तो रिपीट होगा, सेम बिहेवियर रिपीट होगा। तो 0 to 2 में एक्स स्क्वायर था तो पैराबोलिक शेप, तो पैराबोला का पार्ट देखिए ये ड्रॉ किया, इसके बाहर यही सेम नेचर रिपीट कर रहा है। सर एक बार पिछली स्लाइड पे आ जाइए सर। ओके सर, ठीक है। अब आप मुझे बताइए, ये फंक्शन देख के अगर आप आइडिया लगाते हैं एक्स स्क्वायर इवन है तो एक्स स्क्वायर तो इवन होना ही चाहिए। अब मुझे ग्राफ देख के बताइए, ये ग्राफ क्या x = 0 के अबाउट सिमेट्रिक है? नो सर, x = 0 के राइट में जैसा दिख रहा है और लेफ्ट में मिरर इमेज तो नहीं है, नहीं है? नहीं, दिस इज नॉट मिरर इमेज। तो दिस ग्राफ इज नाइदर सिमेट्रिक नॉर एंटीसिमेट्रिक। ये मिरर इमेज भी नहीं है, इन्वर्टेड मिरर इमेज भी नहीं है। नाइदर सिमेट्रिक नॉर एंटीसिमेट्रिक अबाउट x = 0। तो ये क्या इवन या ऑड फंक्शन होगा? नो सर, इट इज नाइदर इवन नॉर ऑड। ये जो फंक्शन है इट इज नाइदर इवन नॉर ऑड। एक्स स्क्वायर देख के अगर आपने सिर्फ इवन फंक्शन लिख दिया तो ये गलत साबित हो रहा है। तो यहाँ पे इंटरवल जो है ना ये काफी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इट इज नाइदर इवन नॉर ऑड। इंटरवल को अगर हम थोड़ा सा मॉडिफाई कर दें ना तो ये इवन फंक्शन बन जाएगा। अभी बता रहा हूं। तो नाइदर इवन नॉर ऑड, बिकॉज ग्राफ जो है वो 0 के अबाउट सिमेट्रिक भी नहीं है, एंटी सिमेट्रिक भी नहीं है। इंटरवल को थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं। देखिए
fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये सेम रखा। इंटरवल जो 0 to 2 था उसको हमने कर दिया -1 to +1। जीरो टू 2 के बदले क्या कर दिया, -1 to +1। पीरियड सेम है या डिफरेंट है? सेम है। सेम है। सेम है, 2 यूनिट्स। नाउ इस नॉन साइनसोइडल पीरियोडिक फंक्शन का ग्राफ ड्रॉ करते हैं, देखते क्या आता है। तो fx वर्सेस x, suppose this is -1, this is +1। अब देखिए ग्राफ ना, जो ऊपर वाला ग्राफ ड्रॉ किया गया एग्जांपल 1 में और इसका ग्राफ देखिए कितना डिफरेंट है। मतलब फंक्शन एक ही है, ऊपर भी क्या है एक्स स्क्वायर, नीचे भी एक्स स्क्वायर है, बट इंटरवल अलग है। तो -1 to +1, इसमें भी पैराबोला का एक पार्ट ही होगा। लुक लाइक दिस, ऐसा कुछ दिखे, पैराबोला का एक पार्ट, और इसके बाहर सेम नेचर रिपीट करेगा। इधर तो क्या मेथड बताया गया, जिस इंटरवल में फंक्शन गिवन है उस इंटरवल में पहले ड्रॉ कीजिए। क्वेश्चन में -1 से +1 के बीच में है, तो -1 के +1 के बीच में क्या एक्स स्क्वायर, तो पैराबोलिक शेप होगा। तो पैराबोला का एक पार्ट, फुल पैराबोला नहीं, कुछ पार्ट है ये, और इसके बाहर यही नेचर रिपीट करता है। ये होगा 2, उसके बाद ये 3, सेम नेचर रिपीट कर रहा है। दिस इज -2, दिस इज -3 and so on। इसमें भी पीरियड कितना है, 2 यूनिट्स। पीरियड तो सेम है, पहले 0 to 2 था, इसमें -1 to +1 था। लेकिन आप मुझे बताइए, फंक्शन एक है, एक्स स्क्वायर यहां पर भी है, एक्स स्क्वायर यहां पर भी है, बट सिर्फ इंटरवल चेंज करने की वजह से कितना चेंज आ गया, 0 to 2 के बदले -1 to +1। अब बताइए दोनों का जो ग्राफ है, मतलब ये डिफरेंट नहीं है, सिग्निफिकेंट डिफरेंस है। इस फंक्शन का बिहेवियर ऐसा है, इस फंक्शन का बिहेवियर ऐसा है, सिग्निफिकेंट डिफरेंस है। अब मुझे बताइए ये जो ग्राफ आया जो सेकंड एग्जांपल में, ये क्या 0 के अबाउट सिमेट्रिक एंटी सिमेट्रिक कुछ है? देखिए 0 के राइट में जैसा दिख रहा है, 0 के लेफ्ट में भी वैसा ही दिख रहा है, मिरर सिमेट्रिक है सर, पूरा सिमेट्रिक है। तो ये अगर सिमेट्रिक है तो क्या होगा, इवन फंक्शन, ऑड फंक्शन? इवन फंक्शन। तो देखिए एक्स स्क्वायर ऊपर भी है, मतलब एग्जांपल 1 में भी एक्स स्क्वायर है, एग्जांपल 2 में भी एक्स स्क्वायर है, लेकिन इंटरवल चेंज करने की वजह से फंक्शन का जो कैरेक्टरिस्टिक है इवन ऑड होने का, वो टोटली चेंज हो गया। इसलिए फूरियर सीरीज वाले पार्ट में ना इंटरवल इंपॉर्टेंट है, बिकॉज़ उस इंटरवल के बाहर फंक्शन खुद को रिपीट करता है। तो ये इवन फंक्शन है। ये क्या था, नाइदर इवन नॉर ऑड। कोई डाउट है इसमें एनीवन? ठीक है, तो सिर्फ इंटरवल चेंज करने पे कितना ज्यादा डिफरेंस आ गया, ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। ठीक है, तो मैं आगे प्रोसीड कर रहा हूं। ये सेम फंक्शन के साथ, ये जो एक्स स्क्वायर है ना, इसी को लेके एक ऑड फंक्शन में लिख रहा हूं। ठीक है, देखिए मैं आगे प्रोसीड कर रहा हूं। थर्ड एग्जांपल, अब यहां पे मैं फंक्शन में एक्स स्क्वायर ही लिखूंगा, कुछ प्लस माइनस साइन चेंज करूंगा फंक्शन के अंदर। fx इक्वल टू प्लस एक्स स्क्वायर फॉर 0 to 1 and fx equal to minus x square
फॉर -1 to 0। एक्स स्क्वायर को यूज किया हमने, एक जगह पे प्लस एक्स स्क्वायर, एक जगह पे माइनस एक्स स्क्वायर, और ऐसे इंटरवल में डिवाइडेड है। इसमें भी पीरियड कितना है? 2 यूनिट्स। इस फंक्शन का ग्राफ प्लॉट करने की कोशिश करते हैं। तो fx वर्सेस x -1 to +1 इंटरवल में ड्रॉ कर, तो उसके बाहर तो रिपीट करेगा। तो -1 to +1, दिस इज 0। अब मुझे बताइए 0 to 1 में क्या नेचर है? 0 to 1 में क्या फंक्शन है? प्लस एक्स स्क्वायर। प्लस एक्स स्क्वायर, तो पैराबोला का एक पार्ट होगा, ऐसा कुछ दिखेगा। और -1 to 0 में क्या है? पैराबोला का नीचे वाला माइनस एक्स स्क्वायर। माइनस एक्स स्क्वायर, तो पैराबोला है। अगर सिर्फ एक्स स्क्वायर होता तो ऐसे ऊपर पैराबोला ड्रॉ करते, पैराबोला का पार्ट। माइनस एक्स स्क्वायर है तो क्या ग्राफ नीचे में नीचे लाएगा, नीचे तरफ? हाँ सर, नेगेटिव की तरफ आएगा। नेगेटिव। ठीक है, तो ये एक्स स्क्वायर का ग्राफ है, जैसे नॉर्मली पैराबोला का एक पार्ट है, और ये माइनस एक्स स्क्वायर का माइनस है, इसलिए ये नीचे की तरफ चला जाएगा। अब मुझे बताइए ये सिमेट्रिक दिख रहा है आपको या एंटी सिमेट्रिक? एंटी सिमेट्रिक। एंटी सिमेट्रिक दिख रहा है, तो ये इवन फंक्शन होगा, ऑड फंक्शन होगा? ऑड फंक्शन। ऑड होगा सर। तो देखिए, तो दिस इज एंटी सिमेट्रिक, इन्वर्टेड मिरर इमेज है, बिल्कुल सही। तो दिस फंक्शन, दिस ग्राफ इज एंटी सिमेट्रिक अबाउट x = 0, तो ये ऑड फंक्शन होगा। तो देखिए एक्स स्क्वायर को लेके ही हमने 3 अलग अलग एग्जांपल डिस्कस किए, एक में इवन हो रहा है, एक में ऑड हो रहा है, एक में नाइदर इवन नॉर ऑड हो रहा है। तो अगर आप एक्स स्क्वायर को देख के डायरेक्ट बोल देते हैं ये इवन फंक्शन है, तो ये गलत भी हो सकता है। ग्राफ ड्रॉ करना इज द सेफेस्ट प्रोसीड्यूर। एंड डोंट वरी, आपको क्वेश्चन में ऐसे ही फंक्शन होगा जिसका ग्राफ आप आसानी से ड्रॉ कर पाए। ठीक है, द एग्जाम में आप लोगों को ऐसा फंक्शन दे दिया रहता है, ग्राफ ड्रॉ करने में ही हालत खराब हो रहा है, वो ऐसा नहीं होगा। ग्राफ आप ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, किसी ने बोला है tan का ग्राफ भी ऐसा ही होता है, tan का ग्राफ भी ऐसा ही होता है। tan का ग्राफ देखने में ऐसा होता है, बट वैल्यू डिफरेंट होते हैं। ठीक है, tan का वैल्यू ऐसे, अब हाथों से ड्रॉ करेंगे तो ऐसे ही लगेगा। आप सॉफ्टवेयर यूज कीजिए, tan का ग्राफ और इसका जो ग्राफ है वो डिफरेंट होगा। ये फुट गया। किसी ने बोला इफ इंटरवल इज नॉट गिवन, फूरियर सीरीज के क्वेश्चन में इंटरवल गिवन होगा ही, अदरवाइज क्वेश्चन का कोई मतलब नहीं बनता। फूरियर सीरीज का क्वेश्चन में इंटरवल गिवन होगा ही, बिकॉज अगर विदाउट गिविंग द इंटरवल आप कुछ बता ही नहीं सकते इसके फूरियर सीरीज के बारे में। तो फूरियर सीरीज का क्वेश्चन में इंटरवल गिवन होगा ही, और फूरियर सीरीज वाले क्वेश्चन में इवन ऑड हम ऐसे डिसाइड करते हैं, जिस इंटरवल में फंक्शन गिवन है उस इंटरवल में फंक्शन का ग्राफ ड्रॉ कीजिए, उसके बाहर तो रिपीट करेगा। इस इंटरवल के अंदर यहाँ पे एंटी सिमेट्रिक है तो ऑड, सिमेट्रिक होता तो इवन। ठीक है सर, एक चीज पूछना था सर, अभी मेरा थोड़ा इंटरनेट प्रॉब्लम हो गया था। ये वाला जो टर्म है fx + 2 = fx, इसको एक बार एक्सप्लेन कर दीजिए। ये तो आपका पीरियड होता है ना, कैपिटल टी। यहाँ पे a और b का वैल्यू कितना है? नहीं, वो तो पीरियड के हिसाब से तो मुझे समझ में आ रहा है कि जितना उसका पीरियड इंटरवल है, वो जो उतना रखने पे वो एक फंक्शन रिपीट करेगा। कोई सर मैथमेटिकली इसको जो है कोई, अगर हम वैल्यू रख के इसको सॉल्व करके डिसाइड करें, कुछ ऐसा हो सकता है क्या? हाँ, तो x के बदले कुछ भी रिप्लेस कर दो, x के बदले 1 रिप्लेस कर दो। x के बदले 1 रिप्लेस करोगे तो ये f1 आएगा, ये f3 आएगा। मतलब x = 1 पे जो वैल्यू होगा, x = 3 पे भी सेम वैल्यू होगा। ओके, x का कोई वैल्यू रख सकते हैं, वो रिपीट होता जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है। ठीक है, तो फंक्शन देख के बताना गलत भी हो सकता है,
अनदर एग्जांपल, सपोज मैं यहाँ पर एग्जांपल 4, फंक्शन गिवन है 0 for the interval 0 to pi and fx equal to cos x from minus pi to 0. सपोज ये फंक्शन गिवन है, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ही, पहले ये बताइए इवन फंक्शन ऑड फंक्शन क्या है, क्या नेचर है इसका। जिस इंटरवल में गिवन है उस इंटरवल में ड्रॉ कीजिए। माइनस पाई टू जीरो एंड 0 to pi, right? It is neither even nor odd. Minus pi, this is 0, this is pi. माइनस पाई टू 0 में cos x है ग्राफ, cos x फंक्शन है, तो cos x का ग्राफ यहाँ पे ड्रॉ कर देते हैं। तो cos x का ग्राफ ऐसा कुछ होगा, पाई बाई माइनस पाई बाई 2 पे 0 होगा, लाइक दिस। तो माइनस पाई टू 0 में फंक्शन का बिहेवियर क्या है, cos x जैसा, और 0 to pi में क्या है, 0। तो बताइए, ये तो सिमेट्रिक भी नहीं है, एंटी सिमेट्रिक भी नहीं है। माइनस पाई टू 0 में cos x तो ऑसिलेटरी बिहेवियर, और 0 to pi में फंक्शन का वैल्यू 0 है। ये सिमेट्रिक भी नहीं है, एंटी सिमेट्रिक भी नहीं है, इट इज नाइदर इवन नॉर ऑड। तो cos x होने का मतलब नहीं है जो ये इवन फंक्शन ही होगा, बिकॉज नॉर्मली cos x इवन फंक्शन होता है। इज नाइदर इवन नॉर ऑड। क्लियर एवरीवन? Yes. तो मैं आगे प्रोसीड कर रहा हूं। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे ये जो इवन ऑड फंक्शन है, इनके लिए जो फूरियर सीरीज एक्सपेंशन है उसमें क्या कुछ एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी देखने को मिलता है, तो कैरेक्टरिस्टिक हमें ऑब्जर्व करने को मिलता है। ठीक है, तो मैं आगे प्रोसीड कर रहा हूं। तो इवन फंक्शन ऑड फंक्शन के रिलेटेड जो प्रॉपर्टीज हैं फूरियर सीरीज में, वो पता करने के लिए ये जो प्रॉपर्टी है ये काफी इंपॉर्टेंट है। ये आप लोगों ने स्कूल लेवल में पढ़ा होगा, और जो लास्ट टॉपिक हमने कॉम्प्लेक्स एनालिसिस पढ़ा था उसमें भी हमने ये कुछ जगह पे यूज किया था। -L to +L gx dx, तो gx का इंटीग्रेशन है -L to +L, इसका वैल्यू होता है 2 times 0 to L gx dx अगर g of x इवन फंक्शन है, और इस इंटीग्रल का वैल्यू 0 होता है अगर g of x ऑड फंक्शन है। तो ये डेफिनिट इंटीग्रल का प्रॉपर्टी है जो आप लोगों ने स्कूल लेवल में पढ़ा था। ये इवन फंक्शन ऑड फंक्शन के लिए यूज कर सकते हैं। इवन फंक्शन है तो नॉन जीरो वैल्यू आ जाएगा, ऑड फंक्शन है तो 0 वैल्यू आ जाएगा। तो ये एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है जो हम यहाँ पे यूज करेंगे। ठीक है, आई थिंक एवरीवन नोज अबाउट दिस। ये तो यूज भी किया हमने कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में। तो मैं आगे प्रोसीड कर रहा हूं, इसी का यूज करेंगे हम। ठीक है, तो फूरियर कोएफिशिएंट्स फॉर इवन फंक्शन। इवन फंक्शन के लिए जो फूरियर कोएफिशिएंट्स हैं वो क्या होते हैं? ठीक है, तो क्या बोला गया है, फॉर एन इवन फंक्शन इन द इंटरवल -L to +L। तो ओरिजिनल जो फंक्शन है जिसका फूरियर सीरीज एक्सपेंशन आप कैलकुलेट कर रहे हैं, वो ओरिजिनल फंक्शन क्या है, इवन फंक्शन। किस इंटरवल में, -L to +L इंटरवल में। तो इस इंटरवल के लिए अगर इवन फंक्शन है
तो फूरियर कोएफिशिएंट का फॉर्मूला ये होता है। कैसे आया बता रहे हैं। ए नॉट इक्वल टू दिस, ए एन इक्वल टू दिस एंड बी एन 0 होता है। इवन फंक्शन के लिए बी एन कोएफिशिएंट 0 आता है। ए नॉट का फॉर्मूला ये है, ए एन का फॉर्मूला ये है, और फंक्शन किस इंटरवल में डिफाइंड है, -L2 + L। एग्जामिनेशन के लिए ये फॉर्मूला याद रखना इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन सॉल्व करने में हेल्प करेगा। अब ये फॉर्मूला आया कहां से, मैं एक दो बता देता हूं, इवन के लिए बता देता हूं, ऑड के लिए आप वैसे कैलकुलेट कर लीजिएगा। जैसे ए नॉट कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या था, 2 किसी का माइक ऑन है प्लीज ऑफ कीजिए, 2/b - a इंटीग्रेशन a to b fx dx, ये फॉर्मूला था ए नॉट कैलकुलेट करने का। अब इस केस में a और b का वैल्यू कितना है, A minus L B L। बिल्कुल a - L एंड b + L, तो उसका वैल्यू रिप्लेस कर देते हैं, दिया जाएगा 2/2L इंटीग्रेशन -L to +L fx dx। ना यहाँ पे ये 2 फैक्टर तो ऊपर नीचे कैंसिल कर जाएगा। fx का फंक्शन है इवन, तो यहाँ पे जो इंटीग्रेंड है वो इवन फंक्शन है, यहाँ पे जो इंटीग्रेंड है वो इवन फंक्शन है। तो जो प्रॉपर्टी अभी बताया गया था पिछले स्लाइड में, वो अगर आप यूज करो तो इसको आप लिख सकते हो 2 × 0 to L fx dx। यही फॉर्मूला ऊपर लिखा गया है, ए नॉट का जो फॉर्मूला है। तो ये जो फॉर्मूला ऊपर लिखा गया है ये जनरल फॉर्मूले से डिराइव किया गया है। आप जनरल फॉर्मूला भी यूज कर सकते हो या जनरल फॉर्मूले को इसमें डिराइव कर लो इस फॉर्मेट में। a का वैल्यू -L है, b का वैल्यू L है, तो रिप्लेस कर दिया। नाउ इंटीग्रेंड जो है वो इवन फंक्शन है, तो -L to +L इवन फंक्शन का इंटीग्रेशन क्या लिख सकते हैं, 2 × 0 to L। तो इवन फंक्शन के लिए ए नॉट कैलकुलेट करने का फॉर्मूला यह है 2/L 0 to L fx dx। आप ये फॉर्मूला भी यूज कर सकते हो या ये फॉर्मूला भी यूज कर सकते हो, दोनों में सेम आंसर आएगा। ठीक है, ये जनरल फॉर्मूला यूज करो या ये फॉर्मूला यूज करो, दोनों में आंसर सेम आएगा, जिसमें कैलकुलेशन आसान हो, आपकी मर्जी है। सर एक बार बैक वाली स्लाइड दिखाएं। तो इसी तरीके से आप an और bn भी कैलकुलेट कर सकते हैं। an bn का जो जनरल फॉर्मूला है वो यूज करना है। an होता है 2/b - a इंटीग्रेशन a to b fx dx। यहाँ पे भी a और fx dx नहीं, fx इंटू cos 2πnx अपॉन b - a dx। तो यहां पे आप देखिए a और b का वैल्यू अगर आप रिप्लेस करो तो आएगा 2/2L -L to +L fx। a और b का वैल्यू अगर आप रिप्लेस करते हैं तो देखिए आ जाएगा cos nπx/L, b - a के बदले 2L आ जाएगा। पीरियड जो है वो 2L है, तो 2 कैंसिल करेगा ऊपर नीचे, ये आ जाएगा। Here the time period और period is b - a, that is 2L। ठीक है, तो यहां पर भी 2 फैक्टर ऊपर नीचे कैंसिल कर गया। यहां पे आप नोटिस करो fx जो है ये इवन फंक्शन है, इनटू cos x भी क्या है, इवन। दो इवन फंक्शन का प्रोडक्ट क्या होगा, इवन फंक्शन। तो यहां पे भी हम इवन फंक्शन का प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं। -L to +L था,
उसको 2 टाइम्स 0 to L लिख सकते हैं। तो 2/L इंटीग्रेशन 0 to L fx cos n pi x by L। -L to +L था, उसको हम लिख सकते हैं 2 टाइम्स 0 to L fx into this। यही फॉर्मूला ऊपर लिखा गया। ऐसे अगर आप bn कैलकुलेट करो ना, bn में क्या होगा, bn में कोसाइन के बदले क्या आएगा, साइन। तो bn के फॉर्मूले में cos के बदले साइन आएगा। साइन इवन है या ऑड है, ऑड। तो उस केस में इवन फंक्शन इंटू ऑड फंक्शन बन जाएगा, ऑड ही हो जाएगा। ठीक है। तो जब आप bn का कैलकुलेशन करेंगे, यहाँ पे cos के बदले साइन आएगा, साइन ऑड फंक्शन है, इवन फंक्शन इंटू ऑड फंक्शन, और ऑड फंक्शन का इंटीग्रेशन कितना होगा, जीरो। तो bn का वैल्यू 0 आ जाएगा। तो जैसे an कैलकुलेट किया, वैसे अब bn 0 क्यों है वो पता लगा सकते हैं। bn के फॉर्मूले में जस्ट cos के बदले साइन होता है। समझ में आया ये फॉर्मूले कैसे आए? हाँ सर। ठीक है, तो जनरल फॉर्मूला है, उसी से डिराइव किया गया है, ठीक है। तो मैं आगे प्रोसीड कर रहा हूं। ध्यान रखिएगा, जैसे मैंने बताया अभी, अगर आपको इवन फंक्शन गिवन है और आपको an कैलकुलेट करना है, इवन फंक्शन के लिए अगर आपको an कैलकुलेट करना है, तो आप ये जनरल फॉर्मूला भी यूज कर सकते हो, ये जो फॉर्मूला में डिराइव किया ये भी यूज कर सकते हो, आपकी मर्जी है, जिसमें आपको कैलकुलेशन आसान लगे। इवन फंक्शन के लिए जब आप कैलकुलेशन करेंगे तो an के लिए आप ये जनरल फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं, या ये जो स्पेसिफिक फॉर्मूला डिराइव किया हमने ये भी यूज कर सकते हैं। आंसर सेम ही आएगा, कोई भी फॉर्मूला यूज करो, बिकॉज ये जो स्पेसिफिक फॉर्मूला है जो यहाँ पे लिखा गया है ये जनरल फॉर्मूले से डिराइव हुआ है, तो दोनों से आंसर सेम ही आएगा। तो मैं आगे प्रोसीड कर रहा हूं। तो क्या लिखा गया, फर्स्ट पॉइंट देखिए, हम इवन फंक्शन का फूरियर सीरीज एक्सपेंशन कर रहे थे। तो फूरियर सीरीज एक्सपेंशन ऑफ एन इवन पीरियोडिक फंक्शन डज नॉट कंटेन एनी साइन टर्म्स। इवन पीरियोडिक फंक्शन का जो फूरियर सीरीज एक्सपेंशन है उसमें कोई भी साइन टर्म नहीं होता। साइन टर्म क्यों नहीं होता, bn कितना होता है, 0। इवन फंक्शन के लिए bn 0 होता है, तो bn के साथ ही तो साइन टर्म रहता है। सिंस bn 0 होता है इसलिए कोई भी साइन टर्म प्रेजेंट नहीं होता। तो इवन पीरियोडिक फंक्शन के फूरियर सीरीज एक्सपेंशन में कोई भी साइन टर्म प्रेजेंट नहीं होता, एंड द एक्सपेंशन इज नोन एज फूरियर कोसाइन सीरीज। साइन टर्म नहीं होता, सिर्फ कोसाइन टर्म होता है, इसलिए उसको बोला जाता है फूरियर कोसाइन सीरीज। जैसे आप देखिए, जो फूरियर सीरीज एक्सपेंशन का जनरल फॉर्मूला था उसको पहले लिखते हैं। जो सारी चीजें है ना वो जनरल फॉर्मूले जो फॉर्म था वहीं से हम डिराइव कर सकते हैं। fx इक्वल टू था a0/2 प्लस समेशन ओवर n an cos 2 pi nx अपॉन b माइनस a प्लस समेशन ओवर n bn साइन 2 pi nx अपॉन b माइनस a। ये जनरल फॉर्मूला होता है। अब इस केस में bn 0 है, तो bn 0 होने की वजह से जो थर्ड पार्ट है ये पूरा 0 ही बन जाएगा। bn इज 0, ये 0 आ गया। अब बताइए सेकेंड जो पार्ट है, सेकेंड पार्ट में b माइनस a का वैल्यू कितना होता है, व्हाट इज b माइनस a? L 2L। तो इस फॉर्मूले में b माइनस a के बदले अगर आप 2l रिप्लेस करते हो तो ये फॉर्म आ जाएगा।
bn 0 है, थर्ड पार्ट तो 0 हो ही गया, सेकेंड पार्ट में b माइनस a के बदले 12 लिखेंगे तो ऐसा दिखेगा। तो इवन फंक्शन के लिए फूरियर सीरीज एक्सपेंशन विल लुक लाइक दिस। यही सेकंड पॉइंट लिखा गया है, फॉर एन इवन फंक्शन, किस इंटरवल में, इन द इंटरवल -l to +l द फूरियर सीरीज एक्सपेंशन विल लुक लाइक दिस। इवन फंक्शन है, इंटरवल है -l to +l, फूरियर सीरीज एक्सपेंशन ऐसा दिखेगा। और ये जो फॉर्मेट है, ये जनरल फॉर्मूले जो फॉर्मेट है उसी से आता है। bn 0 हो गया, थर्ड पार्ट 0, और b माइनस a के बदले 2l, तो ये फॉर्म आ जाएगा। ठीक है, तो कोई अगर आपको पूछता है इवन फंक्शन के लिए फूरियर सीरीज का फॉर्मेट क्या होगा, ये आंसर। और ये किस इंटरवल के लिए है, -l to +l। ऐसा भी हो सकता है क्वेश्चन में -l to +l ना होके -π to +π हो। जैसे यहाँ पे -l to +l है, -π to +π, मतलब l के बदले पाई हो, तो यहाँ पे l के बदले पाई रिप्लेस कर देंगे। l के बदले अगर आप पाई रिप्लेस कर देते हो तो पाई पाई कैंसिल कर गया, nx आ जाएगा। तो ऐसा भी हो सकता है -l to +l ना होके -π to +π रहे, तो जस्ट हम क्या करेंगे, l के बदले पाई रिप्लेस कर देंगे। समझ में एवरीवन? ठीक है, तो मैं आगे प्रोसीड कर रहा हूं। इसी तरीके से आप ऑड फंक्शन के लिए भी लिख सकते हैं। किसी ने पूछा है bn 0 क्यों हुआ, कैलकुलेट कीजिए। ये तो पिछले स्लाइड में ये तो डिस्कस किया, bn 0 क्यों हुआ। bn कैलकुलेट करेंगे तो ऑड फंक्शन आ जाएगा, और ऑड फंक्शन का इंटीग्रेशन 0 आएगा। bn 0 है तो यहीं पे डिस्कस किया था ना, जब bn का जब आप फॉर्मूला यूज करेंगे तो वहां पे कॉस के बदले साइन आएगा, और साइन आने का मतलब वहां पे वो ऑड फंक्शन बन जाएगा। और ऑड फंक्शन का इंटीग्रेशन -l to +l में क्या होता है, 0 होता है। तो bn का कैलकुलेशन करेंगे, उसमें ऑड फंक्शन आएगा, और ऑड फंक्शन का इंटीग्रेशन 0, इसलिए bn को 0 लिखा गया। ये तो इवन फंक्शन है ना, ऊपर मेंशन ही कर दिया गया है। तो मैं आगे प्रोसीड कर रहा हूं। सिमिलर कैलकुलेशन अगर आप ऑड फंक्शन के लिए करते हैं, से लिखा गया देखिए, फॉर ए ऑड फंक्शन किस इंटरवल में, -l to +l। ऑड फंक्शन के लिए जब आप कैलकुलेशन करेंगे तो ये a0 an 0 आएगा, bn नॉन 0 आएगा। तो यहां पे मैं bn कैलकुलेट कर देता हूं। देखिए ये फंक्शन क्या है, ऑड फंक्शन है। तो bn का फॉर्मूला क्या था, जनरल फॉर्म 2/b माइनस a इंटीग्रेशन a to b fx साइन 2π nx अपॉन b माइनस a। यहां पे अगर आप a और b का वैल्यू रिप्लेस करते हैं तो 2/2l, a to b के बदले आएगा -l to +l fx साइन nπx/l। जस्ट a और b का वैल्यू यहां पे रिप्लेस कर दिया गया ना। यहां पे जो ओरिजिनल फंक्शन है वो ऑड फंक्शन है, जो ओरिजिनल फंक्शन है वो ऑड फंक्शन है। और साइन भी क्या होता है, ऑड ही होता है। ऑड ही होता है। तो ऑड फंक्शन इनटू ऑड फंक्शन क्या बन जाएगा, इवन फंक्शन। इवन फंक्शन इवन फंक्शन हो जाएगा। और इवन फंक्शन का इंटीग्रेशन नॉन 0 आएगा। यहाँ पे दोनों ऑड आएंगे तो प्रोडक्ट इवन हो जाएगा। तो bn का फॉर्मूला हो जाएगा 2/l इंटीग्रेशन 0 to l fx इंटू साइन nπx/l, साइन nπx/l। ये फॉर्मूला ऊपर लिखा गया है। ऐसे ही अगर आप a0 कैलकुलेट करो, an कैलकुलेट करो, किसके लिए, ऑड फंक्शन के लिए। ऑड फंक्शन के लिए जब आप a0 का फॉर्मूला यूज करेंगे उसमें ऑड फंक्शन आ जाएगा, तो इंटीग्रेशन 0।
an का कैलकुलेशन करेंगे उसमें भी जो इंटीग्रेंड आएगा वो ऑड फंक्शन होगा, ऑड फंक्शन है तो इंटीग्रेशन का वैल्यू 0। तो ऑड फंक्शन के लिए a0 an दोनों 0 होते हैं, bn नॉन 0 होता है, और bn आप इस फॉर्मूले से कैलकुलेट कर सकते हैं जो हमने अभी डिराइव किया। कोई डाउट है इसमें एनीवन? सर हेलो सर। बताइए। सर ये 2 कट हो रहा है तो 2/l कैसे आया? -l to +l होगा तो 2 times 0 to l नहीं आएगा? हाँ लिमिट। ओके सर। प्रॉपर्टी था ना ये 2 फैक्टर। और कुछ है एनीवन? तो ऑड फंक्शन के फूरियर सीरीज में कौन कौन 0 है? a0 0 है और an 0 है। तो an 0 होने का मतलब कौन से टर्म्स नहीं होंगे? सर कौन से थोड़ा टर्म्स नहीं पीछे होंगे? वाली स्लाइड पे जाइए। कॉस्ट टर्म नहीं होंगे सर। राइट, कॉस्ट टर्म नहीं होगा बिकॉज फर्स्ट ये वाला भी नहीं कोएफिशिएंट होगा। है। राइट, कांस्टेंट टर्म और कॉस्ट वाला टर्म जो है वो 0 आ जाएगा। ये चीज लिखा गया है, फूरियर सीरीज एक्सपेंशन ऑफ एन ऑड पीरियोडिक फंक्शन डज नॉट कंटेन एनी कोसाइन टर्म्स। कोई भी कोसाइन टर्म नहीं होगा इसके अंदर। एंड द एक्सपेंशन इज नोन एज फूरियर साइन टर्म्स। ओनली साइन टर्म होंगे, इसलिए इसको फूरियर साइन सीरीज बोला गया है। सर कोई ऐसा भी, बताइए। और सर कोई ऐसा भी कंडीशन हो सकता है जिसमें कांस्टेंट टर्म साइन सीरीज के साथ आ जाए? आ सकता है, वो तो नाइदर इवन और ऑड के लिए हो सकता है। मतलब ये, हाँ ठीक है सर। इवन ऑड के लिए तो ऐसा ही होगा। जब डिफाइन हो पैरिटी तब करना ये वाला। बिल्कुल, अगर पैरिटी डिफाइंड नहीं है तो ये प्रॉपर्टी एप्लीकेबल ही नहीं है। ये तो मैंने इवन और ऑड के लिए बताया ना। तो ये फूरियर सीरीज का जनरल फॉर्म है। इसमें जो भी कैलकुलेशन किए गए वो रिप्लेस करते हैं, जो भी रिजल्ट आया वो रिप्लेस करते हैं। a0 0 है, an 0 है, तो a0/2 फर्स्ट जो कांस्टेंट टर्म है ये भी 0 है। an 0 है तो जो सेकंड पार्ट है ये भी 0 बन जाएगा, सिर्फ थर्ड पार्ट सरवाइव करेगा। इसमें साइन प्रेजेंट है, इसलिए बोला गया इसके सीरीज, इस फूरियर ऑड फंक्शन के फूरियर सीरीज एक्सपेंशन में ओनली साइन टर्म एग्जिस्ट करता है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? फूरियर साइन सीरीज। तो यहाँ पे जस्ट आप b माइनस a के बदले 2l रिप्लेस कीजिए, आपको ऑड फंक्शन के लिए फूरियर सीरीज एक्सपेंशन का फॉर्म मिल जाएगा। फर्स्ट पार्ट और सेकेंड पार्ट तो 0 बन गया, जस्ट थर्ड पार्ट में b माइनस a के बदले 2l रिप्लेस कर दिए, ये आ जाएगा। This is the mathematical form of Fourier series expansion for an odd periodic function. Odd periodic function के लिए Fourier series expansion ऐसा दिखेगा, only sin terms, इसलिए इसको Fourier sin series बोला जाता है। बट ध्यान रखिएगा यहाँ पे इंटरवल क्या लिया गया है? -l to +l। -l to +l इस इंटरवल के लिए, -l to +l के लिए ये आएगा। अगर ऐसा होता -l/2 to +l/2, -l/2 to +l/2, तो यहाँ पे l के बदले l/2 रिप्लेस करना पड़ेगा। ये फॉर्म किसके लिए है? -l to +l इंटरवल के लिए। अगर यहाँ पे होता -l/2 to +l/2, तो यहाँ पे l के बदले l/2 रिप्लेस करना। तो ऑड फंक्शन के लिए फूरियर सीरीज विल लुक लाइक दिस फॉर द इंटरवल -l to +l। आई थिंक क्लियर है एवरीवन। मैं आगे प्रोसीड कर रहा हूं। एक मिनट सर।
तो एक क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं इसके ऊपर, इवन फंक्शन ऑड फंक्शन में डिस्कस किया अभी। प्लीज ट्राई दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन जो है ये डीपीपी सीट में है या और कहीं है? नहीं नहीं, डीपीपी शीट का नहीं है, डीपीपी शीट का नहीं है। तो यहाँ पे फंक्शन जो है वो एक्स स्क्वायर है -2 to +2 इस इंटरवल में। जैसे हमने ग्राफ ड्रॉ किया था, अब ग्राफ ड्रॉ करके चेक कर सकते हैं, ये एक इवन फंक्शन है, इसका जो ग्राफ है वो सिमेट्रिक आएगा 0 के अबाउट। तो ग्राफ इज सिमेट्रिक अबाउट x = 0। तो ग्राफ x = 0 के अबाउट सिमेट्रिक है तो इवन फंक्शन होगा। इसका फूरियर सीरीज एक्सपेंशन जो है पूछा गया है। इस क्वेश्चन का ऑप्शंस ऐसे है ना, अगर आप सिर्फ a0 कैलकुलेट करते हो आपको आंसर पता चल जाएगा। अब मुझे बताइए, अगर ये इवन फंक्शन है तो कौन सा टर्म नहीं होना चाहिए, साइन या कोसाइन? साइन नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए सर। नहीं होना चाहिए। तो सर, सी A है ऑप्शन तो option। बिल्कुल नहीं हो सकता। सी तो एलिमिनेट हो गया। सी सर, तो A है। एलिमिनेट हो गया। इसका बी ऑप्शन करेक्ट है। नहीं बी। तो सी ऑप्शन तो नहीं हो सकता बिकॉज ये इवन फंक्शन है, तो कोई साइन टर्म तो नहीं होना चाहिए फर्स्ट थिंग। तो सी ऑप्शन तो पहले बाहर हो गया। ना अगर आप a0 कैलकुलेट करो, a0 कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या बताया गया था इवन फंक्शन के लिए? 2/L इंटीग्रेशन 0 to L fx dx। तो बता सकता है यहाँ पे L का वैल्यू कितना है? 2 L का वैल्यू 2 है। -L to +L था ना, यहाँ पे -2 to +2 है, तो L का वैल्यू 2 है। 2 किसी ने पूछा ग्राफ कैसे होगा, कुछ देर पहले हमने एग्जांपल 2 डिस्कस किया था, वैसे ही होगा। इस फंक्शन का ग्राफ जो कुछ देर पहले एग्जांपल 2 डिस्कस किया था, 4 एग्जांपल डिस्कस किए थे ना अभी, ये एग्जांपल 2 जैसा होगा। यहाँ पे सिर्फ -1 to +1 है, उस क्वेश्चन में -1 to +1 के बदले -2 to +2 है। इसी टाइप का कुछ आएगा ग्राफ जो एग्जांपल 2 में बताया गया। सर 8/3 आ रहा है। यस सर, ए ऑप्शन 8/3 ओके। a0/2 होता है ना, a0/2 नहीं होता फूरियर सीरीज। ऑप्शन बी आ रहा है। ऑप्शन बी आएगा। यस सर। 2/L इंटीग्रेशन 0 to 2 फंक्शन है x² dx, ये 8/3 आएगा। बट फूरियर सीरीज में तो a0/2 आता है ना, तो 4/3 हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? बी, ऑप्शन बी। 4/3। यहाँ पे a0 आता है बट फूरियर सीरीज में तो a0/2 है ना, वो भी तो देखना पड़ेगा। सर मैंने जब आप a0 की वैल्यू बताई थी। हाँ सर, a0 8/3 है। जब आप फूरियर सीरीज लिखेंगे तो वहां पे a0/2 भी तो आता है, 2 आएगा, प्लस 2 समथिंग। आएगा। हाँ तो यहाँ पे जो a0/2 है ये तो 4/3 बन जाएगा, प्लस समथिंग। इसमें बेसिकली an वाला पार्ट आएगा, bn तो 0 है, इवन फंक्शन है तो bn 0 आएगा। तो an cos n pi x/L। बट आपको an कैलकुलेट करने का जरूरत नहीं है, आप a0 कैलकुलेट करके ही आंसर बता सकते हैं। फूरियर सीरीज में क्या आना चाहिए? 4/3। तो देखिए एक ही ऑप्शन है, 4/3 सी में भी था बट सी तो पहले एलिमिनेट हो चुका है बिकॉज सी वाले में साइन टर्म था। 4/3 कहीं पे दिख तो नहीं रहा, इसमें 8/3 है, इसमें 4/3 है
और इसमें ए नॉट का वैल्यू कितना है, डी ऑप्शन में ए नॉट कितना है, 0 जीरो है, जीरो। जीरो। तो एक ही ऑप्शन है जिसमें ये मैच कर रहा है, बी ऑप्शन। तो ए एन कैलकुलेट करने का जरूरत ही नहीं है। अगर ए एन कैलकुलेट करने का जरूरत पड़ता तो ए एन का फॉर्मूला यूज करते। जो ए एन है इवन फंक्शन है ना, तो इवन फंक्शन के लिए क्या फॉर्मूला बताया गया था, 2/L इंटीग्रेशन 0 to L fx cos n by x upon L dx। इसमें L का वैल्यू 2 है तो L के बदले 2 रिप्लेस कीजिए। 0 to 2 फंक्शन है एक्स स्क्वायर इंटू कॉस n पाई x/2। इसमें बाई पार्ट्स रूल अप्लाई अगर जरूरत पड़ता, जैसे यहाँ पे ए नॉट से ही आप आंसर बता सकते हैं। अगर ऑप्शन ऐसे होते जो आपको ए एन भी कैलकुलेट करना है तो यहाँ पे आप इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स रूल अप्लाई करते। ठीक है, तो इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स रूल अप्लाई करने के बाद जो आंसर आता है मैं लिख देता हूं, ये आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। आंसर इज 16 अपॉन n स्क्वायर पाई स्क्वायर इंटू -1 होल टू द पावर n। बाई पार्ट्स रूल अप्लाई कीजिए, थोड़ा सा लेंदी कैलकुलेशन है, n का वैल्यू ये आ जाएगा। ठीक है, तो यहां से आप फाइनल आंसर जो है वो लिख सकते हैं। और हमें पता चल चुका है जो बी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है ए नॉट के वैल्यू से ही। तो एफ एक्स आ जाएगा 4/3 प्लस 16/π²। ये तो n पे डिपेंड नहीं करते, इसको समेशन के बाहर लिख सकते हैं। समेशन ओवर n फ्रॉम 1 to infinity -1 होल टू द पावर n अपॉन n स्क्वायर cos n पाई x/L। L यहाँ पे 2 है। इवन फंक्शन के लिए फूरियर सीरीज का जो फॉर्मेट बताया गया था वो फॉर्मेट यूज किया जा रहा है। bn तो 0 है तो थर्ड पार्ट 0 बन जाएगा। तो दिस इज द फूरियर सीरीज एक्सपेंशन ऑफ द गिवन इवन पीरियोडिक फंक्शन। इस स्टेप में कोई डाउट है तो प्लीज आस्क। ठीक है, तो आज का लेक्चर यहीं पे खत्म करते हैं। किसी को कोई डाउट है तो अनम्यूट करके पूछ सकता है। लास्ट स्लाइड दिखा देना। ओके सर। एक्सक्यूज मी सर। हाँ बताइए। सर एक्चुअली एक ऑफ द टॉपिक है, पहले मतलब ये लोग पूछ ले फिर मैं लास्ट में पूछ लूंगा। सर स्मॉल डाउट ही है, ज्यादा बड़ा नहीं। हाँ बताइए बताइए। एक्चुअली सर मैं सर्च कर रहा था कि मतलब वाई वेव फंक्शन मस्ट कोलैप्स एट इंफिनिटी, इससे रिलेटेड। तो सर ग्रिफिथ में एक्सप्लेनेशन था कि मतलब उन्होंने स्क्वायर इंटीग्रेबल से रिलेट करके मतलब उसको बता दिया था। तो सर वो थोड़ा डाइजेस्ट नहीं हो रहा था, आप थोड़ा सा एलाबोरेट कर देंगे? बिकॉज वहां पे देखिए वेव फंक्शन जो है नॉर्मलाइजेबल होना चाहिए बेसिकली। यस फंक्शन अगर नॉर्मलाइजेबल नहीं होगा तो प्रोबेबिलिटी वाला कॉन्सेप्ट आप यूज नहीं कर सकते वहां पर। यस सर। वेव फंक्शन नॉर्मलाइजेबल होने के लिए स्क्वायर इंटीग्रेबल होना चाहिए। स्क्वायर इंटीग्रेबल का मतलब है साइज स्क्वायर, जो मॉड साइज स्क्वायर है उसका जब आप इंटीग्रेशन करेंगे तो वो फाइनाइट आना चाहिए। यस सर। ठीक है, अगर आपका वेव फंक्शन इंफिनिटी पे 0 नहीं बनता, जैसे ऐसा सोच लो, जैसे कोई वेव फंक्शन इंफिनिटी पे 0 बनने का मतलब क्या है, उसका डिक्रीजिंग बिहेवियर है। यस सर।
अगर वेव फंक्शन इन्फिनिटी पे 0 नहीं बनता है सपोज, मतलब Yes, उसका sir. डिक्रीजिंग बिहेवियर नहीं है। Yes. तो डिक्रीजिंग बिहेवियर जब नहीं है तो जब आप इंटीग्रेशन कैलकुलेट करोगे वो क्या कन्वर्ज करेगा? नहीं करेगा सर। सब ऐसा समझ लो, एक सीरीज है आपके पास, सीरीज Yes. कन्वर्ज करने का मतलब है जितना आप हायर टर्म्स की तरफ जाएंगे वैल्यू धीरे धीरे Small डिक्रीज value. करना चाहिए, यस सर, उतनी तभी स्मॉलर कन्वर्ज वैल्यू कर सकता है। सपोज आपका Yes. वेव फंक्शन कोलैप्स ही ना करे, मतलब वो इंक्रीजिंग बिहेवियर है, इंक्रीजिंग Yes. बिहेवियर है तो वो डाइवर्ज नहीं कर जाएगा। यस सर। तो इसीलिए वो बोला गया है जो वेव फंक्शन कोलैप्स करना चाहिए, अदरवाइज वो स्क्वायर इंटीग्रेबल नहीं होगा, नॉर्मलाइजेबल नहीं होगा। यस सर। सर एक स्टेटमेंट ये थी कि अगर इन मतलब वैसे तो कोई ऐसा सिस्टम एग्जिस्ट नहीं करता कि मतलब जिसमें ना करता हो फिजिकली, बट सर अगर मतलब वो कह रहे थे स्कैटरिंग इज द ओनली सिचुएशन जहां पे ऐसा हो सकता है कि मतलब वो कोलैप्स ना कर रहा हो, सिर्फ मतलब स्कैटरिंग के केस में। बिल्कुल बिल्कुल, बिकॉज जो वेव फंक्शन कोलैप्स करता है वो किसका प्रॉपर्टी है? बाउंड स्टेट का प्रॉपर्टी है ना। यस सर। मतलब पार्टिकल एक फाइनाइट एक रीजन के अंदर कन्फाइंड होगा। स्कैटरिंग में क्या पार्टिकल कन्फाइंड होता है? नहीं सर। तो वो तो अनबाउंड स्टेट है, यस। इसलिए वहां पे वेव फंक्शन कोलैप्स करना जरूरी है ही नहीं। यस। ठीक है, थैंक यू सर। सर ये लास्ट स्लाइड एक बार दिखा दीजिए फिर से, बिल्कुल लास्ट जिस पे क्वेश्चन। ओके सर, सर जिस पे क्वेश्चन दिया गया है और लिखा गया वो वाला स्लाइड है पीछे में। ओके सर, थैंक यू सर। हेलो सर। बताइए बताइए। सर एक क्वेश्चन था, मतलब टिफर में आया था वो इस बार, इंटीग्रेशन का क्वेश्चन था सर। वो एक बार सर वो था इंटीग्रेशन ऑफ, सर उसकी लिमिट थी 1/2 से 3/4, और सर इंटीग्रेंड था एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस एक्सपोनेंशियल ऑफ 1/x। उसमें आपको ना वो एक्सपोनेंशियल माइनस जो था उसमें Yes, जब जब एक स्मॉल होता है तो e⁻⁻x को आप क्या लिख सकते हो? 1 माइनस x के। x, हाँ, वो अप्रोक्सीमेशन यूज करके फिर उसका इंटीग्रेशन करना है। ओके सर, ओके। ठीक है, ओके, थैंक यू बिकॉज सर। वहां पे जो लिमिट है आप नोटिस करो, इंटरवल क्या था 1/2 to 3/4 ना। यस सर। तो उसमें वो वैल्यू स्मॉल है, तो इसलिए वो आप अप्रोक्सीमेशन यूज कर सकते हो। ओके सर। Any other question? तो ठीक है, मैं मीटिंग एंड कर रहा हूँ। थैंक यू वेरी मच एवरीवन। थैंक यू सर। थैंक यू।